जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछेंगे, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, जैसे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, रेलवे एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार बैक्टीरिया और नीला हरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे साथ आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की रचना रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 में की थी। इस वर्गीकरण में जीवों को 5 जगतों में बांटा गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमेलिया। मोनेरा जगत में वैसा भी प्रोक्रियोटिक जीव रखे गए जिनमें नाभिक झिल्ली नहीं होती, इसलिए बैक्टीरिया और नीला हरित शैवाल इसी समूह में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, या आंतों में कैल्शियम को अवशोषित कराने और हड्डियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में जैसे रोग होते हैं। इसका प्रमुख सूत्र जो है सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा प्राकृतिक सूत्र है। दूध, घी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल इसके अन्य सूत्र हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में मादा जननांग के भागों का सही व्यवस्थित क्रम क्या है? आपसे पूछे कि पौधों में मादा जननांग के भागों का सही व्यवस्थित क्रम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का मादा जननांग स्त्रीकेशर कहलाता है, जो 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र या सबसे ऊपरी भाग होता है जहां परागकण गिरते हैं। वर्तिका यह एक नालीनुमा भाग है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, और अंडाशय या आधार पर स्थित होता है और इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो निषेचन के बाद बीज बनते हैं। पुष्पासन की बात करें तो फूल का आधार भाग है जिस पर सभी पुष्पदल जुड़े रहते हैं। तो सही क्रम क्या था? वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प यानी कि फ्लावर की स्त्री केशर का निचला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के भीतर बीजांड होता है। निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड जो है बीज में बन जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आपसे पूछा कि मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस पुतली का आकार नियंत्रित करता है और आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा तय करता है। तेज प्रकाश में पुतली छोटी, कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। आइरिस ही आंख का रंग निर्धारित करता है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। रेटिना प्रकाश के संकेतों को मस्तिष्क तक भेजती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी? आपसे पूछा कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की दोहरी कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने प्रस्तुत किया। डीएनए संरचना के मुख्य बिंदु हैं डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स हैं। ये 2 न्यूक्लियोटाइड श्रेणियों से बनी होती है। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें: एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ और गुआनिन जो है साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप किस पर आधारित है? आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप
स्वरूप किस पर आधारित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप हेनरी मोसली द्वारा 1913 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। मोसली के नियम के अनुसार किसी तत्व के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके परमाणु भार पर। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। इससे पहले मेंडलीव ने इसे परमाणु भार के आधार पर बनाया था, परंतु इससे कुछ विसंगतियां थी जिसे मोसली ने सुधार किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं। आपसे पूछा कि प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व के 3 प्राकृतिक समस्थानिक पाए जाते हैं। तीनों के परमाणु क्रमांक समान रहते हैं, समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। मुख्य अगर आपको बताएं तो कुल 3 समस्थानिक कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें ट्रिटियम रेडियोधर्मी है। ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल D2O होता है जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि लयन का यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। शक्ति केंद्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्र कणिकाएं बोलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूत्र कणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा उत्पादन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करती है। या ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाती है। या एटीपी कोशिका के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उसके सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है। आपसे पूछा है किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उसके सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है जो उस तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है या एक रासायनिक रूप से अविभाज्य इकाई है। प्रत्येक परमाणु में 3 मुख्य कण होते हैं, प्रोटॉन जो कि धनात्मक आवेशित होता है, न्यूट्रॉन जो कि निरावेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक आवेशित होता है। तत्व का रासायनिक व्यवहार मुख्यतः उसके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर निर्भर करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी समस्थानिक कहते हैं उन्हें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, यानी इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा कि दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा किस प्रकार का लेंस दिया जाता है। आपसे पूछा दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा किस प्रकार का लेंस दिया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी इस प्रश्न को हम कल भी बताए थे आपको कि ऑप्शन सी उत्तल लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर निकट दृष्टि दोष पूछा था इसलिए वहां पर अवतल लेंस राइट आंसर था। यहाँ पे आपसे दूरदृष्टि दोष पूछा तो उत्तल लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखती है। इसका कारण यह है कि आंख पर फोकस बिंदु रेटिना के पीछे बनता है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है जिससे फोकस बिंदु रेटिना पर आ जाता है और दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन ए परावर्तन। परावर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जिसमें हृदय और फेफड़ों की ध्वनियां सुनी जाती है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब शरीर के अंदर से ध्वनियां जैसे दिल की धड़कन उत्पन्न होती हैं तो ये नलिकाएं से होकर परावर्तित होती हैं और डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं। इस प्रकार यह ध्वनि को संग्रहित और वृद्धि करता है ताकि इसे स्पष्ट रूप से सुना जा सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेलामाइन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक होते हैं जो गर्मी देने पर कठोर हो जाते हैं और ठंडा होने पर फिर से पिघलते नहीं हैं। ये स्थायी रूप से सेट हो जाते हैं। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका उपयोग रसोई के बर्तनों, प्लेटों, स्विच बोर्डों, बिजली के फिटिंग्स, टेबल टॉप्स आदि बनाने में किया जाता है। यह गर्मी और आग दोनों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है या किस नियम को कहते हैं। आपसे पूछा है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है या किस नियम को कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी मात्रा का बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम दीवार को धक्का देते हैं दीवार भी उतना ही बल हमें पीछे की ओर लगाती है। रॉकेट का उड़ना गैस नीचे की ओर पिघलती है और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। प्रथम नियम क्या, तो प्रथम नियम जो जड़त्व से संबंधित है। द्वितीय नियम जो है बल द्रव्यमान और त्वरण के संबंध से संबंधित, F बराबर m/a। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है, या कंफ्यूज होकर लोग इसको गलत करके आएंगे। चलिए आप लोग पहले बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है यह आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन सी डाइन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग बिना देखे इसको न्यूटन टिक करके आएंगे। सीजीएस प्रणाली क्या हो, तो सीजीएस प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बल का मात्रक जो होता है डाइन है, जबकि एसआई प्रणाली के एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड में बल का मात्रक न्यूटन होता है। केल्विन जो दिया तापमान के एसआई मात्रक, डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। आपसे पूछा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यमा उंगली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम विद्युत मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा, विद्युत धारा, अंगूठा, बल या गति तीनों एक दूसरे के लंबवत रखे जाएं तो इनकी दिशा के अनुसार चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खमीर यानी कि ईस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खमीर एक कोशिकीय कवक है जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है या अवायवीय श्वसन करता है, जिससे यह शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बैटरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बैटरी या सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उत्पन्न
होता है और यह विद्युत धारा कहलाता है। बैटरियों का उपयोग मोबाइल, कार, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे जो पूछा है वह पूछा है लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। आपसे पूछा कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेड एक भारी धातु है जिसका रासायनिक प्रतीक पीबी है। यह प्रतीक लैटिन नाम प्लम्बम से लिया गया है। लेड का परमाणु क्रमांक जो है 82 है। लेड का परमाणु क्रमांक जो है 82 है। यह मुलायम नीले भूरे रंग की धातु होती है और विद्युत की खराब सुचालक है। इसका प्रयोग बैटरी, रेडिएशन, शील्डिंग और पाइप निर्माण में किया जाता है। Mn जो है यह मैंगनीज का प्रतीक है। Fe आयरन का प्रतीक है और Zn जो है जिंक का प्रतीक है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आपसे पूछा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।